तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। यह हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देखने से पहले आप सर्वप्रथम हमारे जो बोहर के एटॉमिक मॉडल है पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों को देखकर अवश्य आइएगा, क्योंकि उनको देखे बिना आपको ये जो लेक्चर है ये ज्यादा समझ में आएगा नहीं। तो कृपया उन वीडियो को देख करके यहाँ पर आए, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम है क्या चीज? तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब कोई व्हाइट लाइट अपने क्या होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, प्रिज्म में से गुजारते हैं तो क्या हो जाता है, 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का जो स्प्लिटिंग है या जो बैंड बनता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको सर्वप्रथम समझाया गया था बोहर के द्वारा। तो बोहर ने जो है रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था, वहां से इसको एक्सप्लेन करना चालू किया। उसने क्या कहा कि एक हमारे पास क्या है, ट्यूब है। ये हमारे पास क्या है, कोई ट्यूब है, ठीक। अब इस ट्यूब में मान लेते हैं कि हम क्या कर देते हैं, कोई हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। और यहाँ पर हमें क्या कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। और इधर से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर व्हाइट लाइट गुजारते हैं। व्हाइट लाइट यहाँ से क्या करते हैं, गुजारते हैं, यानी कि इसमें से प्रवेश कराते हैं। तो होता क्या है कि हमने देखा कि हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि ये हमारे पास विबग्योर में से, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड में से यहाँ पर वायलेट था, इंडिगो था, येलो था, ऑरेंज था और रेड था, बट ब्लू नहीं था। वायलेट था, इंडिगो था, येलो था, ऑरेंज था, रेड था। जस्ट एन एग्जांपल। या फिर आप कह सकते हैं कि वायलेट, इंडिगो ये सब नहीं था, हमारे पास केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा था, रेड कलर ही दिखाई दे रहा था। रेड कलर ही दिखाई दे रहा था, रेड कलर दिखाई दे रहा था। बाकी सब कलर क्या थे, मिसिंग थे। बाकी सब कलर क्या थे, मिसिंग थे। तो इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है इसको, या इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम हिंदी में कहें तो लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। कारण क्या है कि देखिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों कहे, क्योंकि इसमें से जो हमारे कुछ देखिए कुछ जो कलर थे ये थे, कुछ कलर यहाँ से क्या थे, गायब थे। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि सभी के सभी कलर यहाँ पर क्या थे, मौजूद होते। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में क्या थे, कुछ कलर मौजूद थे, कुछ कलर क्या थे, गायब थे। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता क्यों है? अच्छा, यहाँ नीचे से आप इसको हीट दोगे तब जाकर के ये दिखाई देगा। नीचे से आपने क्या किया, इसको हीट दिया तब जाकर के ये हमको लाइट दिखाई दिया, वरना ये लाइट हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये लाइट हमको दिखाई नहीं देता है। बस लाइट का जस्ट एग्जांपल ले, नहीं तो हमारे पास ये जो लाइट है ये तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होते हैं। तो इन सबको मैं मिटाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में। चलिए, तो हम जानते हैं कि हमारा जो परमाणु है ना, इसके बारे में आप बोर के परमाणु मॉडल में जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नाभिक। तो नाभिक के चारों ओर एक विशेष कक्षा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है। इसको हम फर्स्ट सेल ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इसके बाद दूसरा कक्षक होता है, इसको हम सेकंड सेल ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इसको थर्ड सेल। ऐसे ही बढ़ा बढ़ा करके आप चलते चलोगे तो क्या होगा, फोर्थ सेल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि ये जो हमारा है ये फर्स्ट सेल है, ये हमारा क्या, फर्स्ट सेल, ये हमारा सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और ये हमारा फोर्थ सेल। 4 कक्षक है अपने पास। तो पहले वाले के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो एनर्जी होता है ये कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे के बारे में मैंने बताया था -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे वाले के बारे में बताया था -3.4 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट वाले के बारे में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जाते जाओगे दूर तो ये क्या होता जाएगा, और काम होता जाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, और नीचे से आप उसको हीट के रूप में एनर्जी दे रहे हो, हीट के रूप में क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वो इस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, पहले कक्षक से दूसरे कक्षक में, दूसरे कक्षक से तीसरे कक्षक में, या डायरेक्ट पहले कक्षक से लास्ट सेल में, या पहले कक्षक से सेकंड सेल में, या पहले कक्षक से थर्ड सेल में क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। ये तो उस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें से कितना एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया और जा करके वो कहाँ गया, किसमें गया, इसके बारे में, है ना। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच तो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गया, पहुंच तो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन चाहता क्या है कि ये जो है हमेशा अपने से निचले स्तर, सबसे निचले स्तर में जो ऊर्जा कक्षक है वहां पर ये रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है, देखिए समझते हैं बात को।
यदि आप ही को क्या किया जाए कि एकदम छत में चढ़ा दिया जाए और छत के दीवार का जो घेरा होता है वहां के एकदम पॉइंट पर, एकदम नोक पर आपको खड़ा कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप एकदम डर लगेगा आपको। आपकी क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा वहां पर क्या है? सर्वाधिक है। क्योंकि एमजीएस स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़े होंगे, जहां हाइट ज्यादा होगा तो ऊर्जा उसकी क्या होगी? अधिक होगी। ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। ऐसी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ उसका सबसे कम ऊर्जा देखिए यहाँ पर -13.6, उसके बाद क्या है? -3.4, -1.51, -0.85। तो निगेटिव में जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू मतलब उसका मान सबसे कम माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जहां यहाँ था तो उसकी एनर्जी क्या थी? सबसे कम थी, तो वो वहां पर स्टेबल था, वह वहां पर क्या था? स्थायी था, वो वहां पर मस्त घूम रहा था। तुमने उसको ऊर्जा दिया, उस ऊर्जा को प्राप्त करके वो चला तो गया आगे, लेकिन वो वहां पर ठहरना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि हमेशा जो मेरी ऊर्जा है ये निचली रहे, ताकि वो क्या रहे? स्थायी रहे। सेम आपकी तरह वो भी वही चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा में आने का प्रयास करेगा। तो जब वह न्यूनतम ऊर्जा की ओर आएगा, अभी उसने क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था। एब्जॉर्ब मतलब क्या किया था? अवशोषण, यानी कि उसने क्या किया था? इसको अवशोषित किया था। ऊर्जा को क्या किया था? ऊर्जा का अवशोषण किया था। ऊर्जा का क्या किया था? अवशोषण किया था। तो अवशोषण करके ये क्या हुआ था? नाभिक से आगे वाले कक्षक में प्रवेश कर तो चुका था। अब यही क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को उत्सर्जित करके क्या करता है? धीरे धीरे ये क्या होता है? अपने से निचले ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर में क्या होता है? पहुंचता है। अब यदि इसमें से इसमें जाएगा तो इस एनर्जी लेवल का वो क्या करेगा? स्पेक्ट्रम दिखाएगा। इसमें से इसमें जाएगा तो इस ऊर्जा स्तर का वो क्या करेगा? इस एनर्जी लेवल का वो क्या करेगा? स्पेक्ट्रम यानी कि एनर्जी दिखाएगा, जो स्पेक्ट्रम के रूप में हमको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहने का प्रयास करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहने का प्रयास करता है। इस कारण वह ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए निचले ऊर्जा स्तर में जाता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए निचले ऊर्जा स्तरों में जाता है। ठीक। अच्छा, ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन है, ये किस रूप में होता है? तो ये हमारे विकिरण के रूप में होता है। इसी को हम रेडिएशन भी कह सकते हैं। ठीक, विकिरण के रूप में होता है, या इसी को हम कह सकते हैं किसके रूप में होता है? तो लाइट के रूप में। लाइट मतलब प्रकाश के रूप में हो सकता है, और साथ ही साथ तरंग दैर्ध्य के रूप में भी होता है, यानी कि वेवलेंथ जो होता है इसके रूप में भी होता है। तो एक स्पेक्ट्रम होता है, आपको उसको दिखाई देता है ना, लाइन स्पेक्ट्रम जिसको आप कहते हो। तो ये हमको वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य के रूप में भी दिखाई देता है। तरंग दैर्ध्य के रूप में भी ये हमको दिखाई देता है। इंग्लिश में इसको रेडिएशन कह देते हैं, और इसको हम क्या कह देते हैं? वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ आगे देख सकते हो इसको ऐसे, वेवलेंथ। ठीक, तो इस रूप में होता है। कहने का अर्थ लाइट नहीं होता है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जितनी भी वेव्स होती हैं इन सब के अंतर्गत हमारा लाइट आ जाता है। तो लाइट एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हिंदी में कहोगे तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। उत्सर्जन है, इस कारण से हमको क्या हो रहा था कि वे जो स्पेक्ट्रम है वो दिखाई दे रहा था। इस कारण से हम इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इस कारण से इनको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में कहें तो एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमारे सिलेबस में अधिकतर इसी के बारे में बताया गया है, बट लास्ट में हम इसको अवशोषण स्पेक्ट्रम यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे। क्योंकि हमको जो स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है वो उत्सर्जन के कारण दिखाई दे रहा है, इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया अपने को। क्या कह रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम, an electron in hydrogen atom jumps from n बराबर 1 to n बराबर 2, n बराबर 1 to n बराबर 2 नहीं,
n बराबर 2 टू n बराबर 1, n बराबर 2 टू n बराबर 1। An electron in hydrogen atom jumps from n बराबर 2 to n बराबर 1। Find the wavelength and energy of emitted spectrum। इसके बारे में बतलाने को कहा जा रहा है। क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 2 यानी कि दूसरे कक्षक से पहले कक्षक में कूदा, यानी कि डी एक्साइटेशन हुआ। तो इसके लिए कह रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ एमिटेड स्पेक्ट्रम, यानी कि उत्सर्जित स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य और उसका ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि E बराबर होता है hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। E बराबर क्या होता है hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, जहां h का वैल्यू क्या होता है, तो h का मान हम कहते हैं, h क्या है हमारा प्लांक नियतांक। h बराबर क्या होता है, तो प्लांक नियतांक, ठीक। और c क्या होता है यहाँ पर, तो c होता है लाइट का वेलोसिटी यानी कि प्रकाश का वेग, लाइट का वेलोसिटी यानी प्रकाश का वेग। और लैम्डा होता है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य। लैम्डा क्या होता है यहाँ पर हमारा तरंग दैर्ध्य। लैम्डा बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो E बराबर hc बाई लैम्डा, इस फॉर्मूले को हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे प्रथम हमारे पास जो E का जो मान होता है, ये E क्या होता है, E बराबर यदि आप देखो तो हमारे पास जो निकाले थे एनर्जी के लिए फॉर्मूला, ये क्या होता है -13.6 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई z की पावर 2 n की पावर 2 यानी कि z² डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ पर z का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा 1, और n का जो मान है ये कहां से कहां कूदा है, तो पहले n बराबर 2 पर कूदा, तो n बराबर 2 रखते हैं, है ना। तो ये E1 E2 होगा, तो E2 बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो -13.6 इंटू z का मान तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर, n बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4। तो ये क्या हो गया -13.6 डिवाइडेड बाई 4, और ये किसके लगभग आता है, तो रख लेते हैं अभी जितना भी है। तो ये कितना आया -13.6 डिवाइडेड बाई 4। और E1 का जो वैल्यू होगा यानी कि फर्स्ट सेल में जो ऊर्जा होगा ये क्या होगा, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा -13.6। अब हमारे पास ये जो ऊर्जा है इसके बारे में यदि हम बतलाएं तो इसको अभी साइड करते हैं, इसको अभी साइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है कि इसका जो एनर्जी लेवल है ये कितना होगा, तो डेल ई का जो मान है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डेल ई बराबर क्या होता है E2 माइनस E1। तो E2 का वैल्यू अपने पास कितना है देखो, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4, और E1 का वैल्यू कितना आया, तो ये हमारे पास आया -13.6। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया -13.6 और ये -13.6 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर 13.6 को आप चाहो तो कॉमन ले लीजिए, तो 13.6 हमारा आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा -1/4, तो 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 3/4। तो ये किसके लगभग आया हमारे पास, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 मल्टीप्लाई 3, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 तिया 9, 1 10। तो ये कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आ गया हमारे पास कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ही आपको बताते हैं कि E बराबर हमने क्या कहा था, याद करो hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। E बराबर क्या होता है hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, जहां h का वैल्यू हमको पता होता है 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्या होता है जूल सेकेंड होता है। और c का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और हम जो वो जो एनर्जी निकाले हैं वो किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि इस बात को आप भूल जाइए, केवल इस बात को याद रखिए कि E का जो मान होता है इन सब को चेंज करने के बाद ये कितने के बराबर होता है, तो 12375 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और जहां लैम्डा का वैल्यू किस में आएगा, तो एंगस्ट्रॉम में आएगा। लैम्डा का वैल्यू किस में आएगा एंगस्ट्रॉम। ये शॉर्टकट है आपके लिए। H का वैल्यू जूल सेकंड में है, आपको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हमारे पास गणित टाइम कम है, हम वो सब नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है एंगस्ट्रॉम। तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वोल्ट कितना है 10.2 और इसका वैल्यू कितना है 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा।
तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 12375 डिवाइडेड बाई 10.2 और इसका मान किसमें आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये हुआ लैम्डा का मान और ये हमारा एनर्जी का मान। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से किधर गुजरा इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। ये तो बात हुई 2 से 1 में गया उसके लिए। तो हर बार क्या ऐसे ही करते रहेंगे कि सर 2 से 3 में गया तो इसके लिए फिर से ऐसा काम करते रहें? नहीं, इसके लिए कुछ और अलग फार्मूला होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले इतनी बातों को आप नोट कर लो। इलेक्ट्रॉन यदि 2 से 1 में जा रहा है तो उसके लिए कितना होगा लैम्डा का मान, यदि 3 से 4 में जा रहा है तो कितना होगा, डायरेक्ट 4 से 1 में गया तो उसके लिए कितना होगा, इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, मान निकालने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है या एक्साइट हो रहा है करके बोल सकते हैं n बराबर n2 टू n बराबर n1 में, यानी कि n बराबर चौथे से तीसरे में या पांचवे से छठवें से पांचवें में या 10वें से 9वें में, ऐसे टाइप का। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से, n बराबर n2 से n बराबर n1 में, है ना। तो इसके लिए डेल E का जो मान होगा ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारे E2 माइनस E1 के बराबर। किसके बराबर, E2 माइनस E1 के बराबर। डेल E का जो मान होगा ये किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1 के बराबर होगा। अब हमने क्या कहा था, डेल E का जो मान है ये किसके बराबर होता है, तो डेल E का जो मान है ये Hc बाई लैम्डा के बराबर है। और E2 का मान यदि आप जानना चाहो तो ये किसके बराबर होता है, तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर माइनस 13.6 मल्टीप्लाई जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई n1 का स्क्वायर। तो hc डिवाइडेड बाई लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर। कॉमन क्या है, तो 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन है, तो पहले वाले को हम ले लेते हैं कॉमन, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन। अब इसको हम पहले लिख देते हैं प्लस वाले को, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। क्या कहा, समझ आया ना। पहले मैंने n1 के स्क्वायर को लिखा, उसके बाद मैंने किसको लिखा, माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। और इधर क्या है अपने पास hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में ना थोड़ा सा बदलाव करते हैं। इधर हमारे पास hc डिवाइडेड बाई क्या है, लैम्डा। तो इस वाले समीकरण में ना हम क्या करते हैं, hc का मल्टीप्लाई करते हैं और hc का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कुछ नहीं करना, बस hc का मल्टीप्लाई और hc का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फायदा क्या होगा कि यहाँ से hc से hc क्या आ जाएगा, खत्म। क्या बचेगा, 1 बाई लैम्डा बराबर 13.6 डिवाइडेड बाई hc इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, देख लो अच्छे से क्या किया मैंने, बस केवल ऐसी का मल्टीप्लाई किया, ऐसी से ऐसी को काटा। अब बचा क्या, अब इसका वैल्यू लगभग मेरे को पता है, hc का वैल्यू पता है ना, h का वैल्यू पता है, प्लांक नियतांक है कितना होता है 6.636 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक। c का वैल्यू पता है 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इन सब का वैल्यू जब मेरे को पता है, 13.6 का वैल्यू को मेरे को पता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं r। और r क्या है हमारा, तो ये r है हमारा रिडबर्ग नियतांक। r क्या है हमारा, रिडबर्ग नियतांक। अब r का वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि इस r का वैल्यू क्या होता है। तो अभी इसको याद रख लेना, r इंटू जेड का स्क्वायर, r इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई n1 का स्क्वायर 1 बाई n2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब जो r का वैल्यू कह रहा हूं, तो इस r का जो वैल्यू होता है ये होता है हमारे पास 1.09 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है ना। और इसका इकाई होता है मीटर इनवर्स, इकाई होता है क्या, मीटर इनवर्स। 1.09 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर इनवर्स इनका इकाई होता है। अब यहाँ पर हमको r का वैल्यू नहीं याद रखना है, हमको वैल्यू रखना है किसका, r का, मतलब 1 बाई r का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको ना हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि जेड स्क्वायर का वैल्यू हमको रखना, ये बात याद रखो यार, ये यहाँ तक फार्मूला। अब यहाँ पर r का वैल्यू आप याद नहीं रखेंगे, 1 बाई r का वैल्यू याद रखेंगे। तो 1 बाई r का जो वैल्यू होता है ये होता है 911 एंगस्ट्रॉम। 1 बाई r का वैल्यू क्या होता है, 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक। यहाँ तक समझ आया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक क्लियर,
नोट कर लो, फिर आगे हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम था, देखिए नोट कर लिए इतनी बातों को, फिर आगे बात करते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या था कि जो हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देख रहे थे, ये एक गुच्छे के रूप में आया, यानी कि बंडल के रूप में आ रहा था। जो हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन मान लो चौथे, पांचवें से चौथे में जा रहा है, या तीसरे से दूसरे में जा रहा है, या 10वें से 9वें में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपना उत्सर्जन कर रहा था, तो जो स्पेक्ट्रम था वो हमको एक बंडल की तरह दिखाई दे रहा था। किसकी तरह दिखाई दे रहा था? बंडल की तरह, गुच्छे में दिखाई दे रहा था। तो इन गुच्छों के बारे में जानते हैं, पहले इतने को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। वो क्या हो रहा था कि कुछ इस प्रकार से गुच्छों के रूप में दिखाई दे रहा था, कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई दे रहा था, ये ऐसे, ऐसे 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 गुच्छों के रूप में दिखाई दे रहा था। तो इन गुच्छों के बारे में जब अध्ययन किया गया तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग क्या क्या था, इसका नाम रखा गया था। तो वो ने इनके बारे में स्टडी की और स्टडी करके हमको इन सब के बारे में बताया। तो इन्होंने इन पहले वाले जो सीरीज था कि यदि हमारा जो स्पेक्ट्रम है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो पहले कहां से आ रहा है कि ये n1 बराबर मान लेते हैं 1 था, ये n1 बराबर 2 था, 3 4 5 6 7 और लास्ट ले लेते हैं इंफिनिटी, लास्ट ले लेते हैं क्या, इंफिनिटी को। आप देखते जा रहे हैं कि n1 बराबर n2 के बीच में गैप ज्यादा है, 2 से 3 में उससे कम गैप, 3 से 4 में उससे गैप कम, 4 से 5 के बीच में और कम गैप। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो लाइन क्या होते जा रहे हैं, क्लोज आते जा रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप जानते हैं कि पहले वाले का जो एनर्जी होता है कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले का होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद वाले का होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद वाले का -8.5, -0.85। तो देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है, लगभग 10 के बराबर कह सकते हैं। इन दोनों का देखो लगभग 1.5 के बराबर है, यानी कि 1.5 के बराबर है। इनका आप देखो तो 0.5 के लगभग है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं तो लाइन जो है क्लोज आते जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो एनर्जी बैरियर यानी कि एनर्जी जो गैप है ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इस कारण से लाइन क्लोज आते जा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि यार लो मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले दूसरे क्लास में, दूसरे ब्लॉक में था या दूसरे सेल में था, तो वहां से कूद करके कहां आ रहा है, एक में आ रहा है। ऐसे ही तीसरे से एक में आ रहा है, चौथे से एक में आ रहा है, पांचवें से एक में आ रहा है, छठवें से एक में, ऐसे ही सातवें से, आठवें से और लास्ट में ऐसे करते करते इंफिनिटी से एक में आ रहा है। तो जब ये लाइन हमेशा एक में आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा कूद करके लास्ट वाले कक्षक में पहुंचेगा, यानी कि सबसे निचले स्तर में पहुंचेगा। तो इस प्रकार के जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज कहते हैं, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी के तरंग दैर्ध्य यानी कि लाइमन श्रेणी के स्पेक्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि इसको लाइमन नाम के वैज्ञानिकों ने देखा, लाइमन नाम के वैज्ञानिक ने देखा था, वो ने इसके बारे में बाद में स्टडी किया, तो उनके साथ इन सब का नाम भी दिया जाता है। तो लाइमन श्रेणी कहते हैं। अब इनके लिए हमको कहा जाएगा कि इनके लिए मेरे को स्पेक्ट्रम बताइए और एनर्जी के बारे में बताइए क्या होगा करके, है ना। एनर्जी तो बता लोगे इन दोनों का गैप निकाल करके। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ है कि 2 से 1 में जा रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। मान लो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन एटम का क्या था, इलेक्ट्रॉन था, वो n2 बराबर 2 से n1 बराबर 1 में जा रहा है, यानी कि कूद करके n2 बराबर 2 से कहां जा रहा है, 1 में जा रहा है। यानी कि पहले हमारा इलेक्ट्रॉन 2 में था, अब वो कहां जा रहा है, 1 में जा रहा है। तो उसके द्वारा जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य है इसके बारे में ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1/λ बराबर क्या होता है, r × z², है ना, r × z² डिवाइडेड बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही बताया था अभी अभी जस्ट। तो r का मान नहीं रखना है अभी, आपको केवल 1/λ लिखना है, r का मान r ही रहने देना है। z का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, तो z का मान क्या होगा, 1। तो z का मान 1 हो गया, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। n1 का मान कितना होगा, 1, तो 1/1 का स्क्वायर हो गया, और n2 का मान कितना होगा, 2, तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारे पास r, और ये क्या हो गया 1/1 माइनस 1/4, और ये किसका मान है 1/λ का। तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 एकम 4 1 एकम 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 × r। परंतु हमको 1/λ का नहीं, हमको लैम्डा का वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4/3r। अब हमने क्या कहा था 1/r का वैल्यू आपको पता है, तो इसको ऐसे लिख लो 4/3,
इंटू 1/r, और 1/r का वैल्यू जब पता है तो इसको लिख लो, कितना होगा 911 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम। अप्रोक्सीमेटली हम इसको कटाने के लिए ना 912 ले लेते हैं ताकि हमको सुविधा हो। तो ये किससे कट जाएगा, 30 या 90, 3 चौक 12, इतने बार में चला जाएगा। तो जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। तो ये आया अपने पास कितना, 1216 एंगस्ट्रॉम। यानी कि n दूसरे से एक में जाएगा, दूसरे से एक में जाएगा यानी कि पहले में जाएगा, तो एनर्जी कितना होगा 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम। ऐसे यदि हमारा इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जाए, 3 से इसमें जाए, 3 से 1 में जाए, 3 से 1 में जाए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1/1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख दोगे 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखोगे 1/9, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 8/9, यहाँ पर क्या लिखेंगे 8/9, यहाँ पर क्या लिख लोगे 9 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 9/8 डिवाइड 9/8r, और इस यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 9/8r, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे उसको 9/8 मल्टीप्लाई 912 एंगस्ट्रॉम। तो इसको कटा लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 8 8 7 8 एकम 8, ये हो गया 8 एकम 8 8 चौक 32। तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 चौक 36 की 6 3 हासिल 9 11 99 और 3 102, तो 1026 एंगस्ट्रॉम। यानी कि देख लीजिए कि अब इससे बाद ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यदि ऐसा कहा जाए कि n बराबर यदि सर 4 हो और n बराबर 1 पे ही जा रहे हो तो n1 बराबर 1 ही होगा, तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिखोगे, यहाँ फिर क्या लिखोगे 1/16 लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ भी लिख लोगे फिर 16 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ भी लिखोगे 16 डिवाइडेड बाई 15, फिर यहाँ पर भी वैल्यू को आप क्या लिख लोगे फिर 16/15 का, ये कितना हो जाएगा 16/15 मल्टीप्लाई 911 एंगस्ट्रॉम। तो फिर अपने हिसाब से इसको लिख लेंगे कि सर इसको हम मान लेते हैं 910 है ना, या 15 6 का 90 तो रहने देते हैं। तो इस प्रकार से इनका वैल्यू हम क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। अब ऐसे करते करते जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो हम n1 का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और n2 का मान क्या रखेंगे इनफाइनाइट रखेंगे, क्या रखेंगे इनफाइनाइट रखेंगे। तो 1/λ का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा r इंटू 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइटी का स्क्वायर। अब इनफाइनाइट 1 में रहता है, नीचे में रहता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो ये क्या आया 1/1, इसका वैल्यू क्या हो गया 0। ये किसका आया 1/λ का, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1/r, यानी कि कितना वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे छोटी वैल्यू कितना आई हमारे पास 911 एंगस्ट्रॉम, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आई 1216 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख पा रहे हैं कि जब एनर्जी गैप कम था, जब एनर्जी गैप क्या था कम था, या ट्रांजिशन स्टेट क्या था कम था, 2 से 1 में जा रहा था, तो हमारा वेवलेंथ क्या आ रहा था ज्यादा से ज्यादा आ रहा था, 1216 आया एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम आया, कम नहीं होता है 1216 एंगस्ट्रॉम। और यदि एनर्जी गैप ज्यादा था यानी कि ट्रांजिशन n बराबर इनफाइनाइट था, और n बराबर इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है, तो एनर्जी गैप ज्यादा था, एनर्जी गैप ज्यादा था या ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा था, n बराबर इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है, तो बहुत दूरी कवर करके आ रहा है, तो हमारा जो तरंग दैर्घ्य था वो क्या था सबसे कम था 911 एंगस्ट्रॉम। यानी कि एनर्जी उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो उसने क्या किया वेवलेंथ कम दिखाया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो डेल ई बराबर आपने पढ़ा है कि hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। यदि एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा का मान कम होगा, लैम्डा का मान यदि ज्यादा होगा तो एनर्जी का मान क्या होगा कम होगा, और यदि लैम्डा का मान कम होता है तो एनर्जी का मान क्या होगा अधिक हो जाएगा, एनर्जी का मान क्या होगा अधिक हो जाएगा। तो एनर्जी जितना ज्यादा बड़ा गैप होगा लैम्डा का मान उतना कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो लैम्डा का मान ज्यादा होगा। ये था हमारा लाइमर सीरीज। ऐसे ही और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना क्या किया था थ्योरी दिया था, अपना अपना नियतांक दिया था। तो इसका जो सीरीज है ये कहां से कहां तक लाई करता है करके कहा जाएगा, तो हम क्या कहेंगे 911 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1216 एंगस्ट्रॉम तक। 1216 क्या क्या ये हमको दिखाई दिया, ये हमको दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमको जो दिखाई देता है उस रेंज का जो एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक का। तो नोट करो इतनी बातों को, फिर हम दूसरा सीरीज के बारे में देखते हैं कि यदि हमारा अब जो स्पेक्ट्रम है या जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आकर के रुके 2 पर रुके, n बराबर 2 पर क्या कर रुके। तो ये रहा हमारा n बराबर 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो n1 बराबर ये 3 हुआ 4 हुआ 5 6 7 8 और ये इनफाइनाइट ले लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, n बराबर 3 से 2 में आकर के रुका, 4 से 2 पे आकर रुका, 5 से 2 पर आकर रुका, 6 से 2 पर आकर के रुका, ये ऐसे ऐसे और लास्ट में इनफाइनाइट से आकर के रुका। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। इसको हम बाल्मर श्रेणी कहते हैं, बाल्मर या बामर श्रेणी भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको बामर श्रेणी करके बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बाल्मर श्रेणी बाल्मर सीरीज कहते हैं। दोनों सही है अपने अपने तर्कों के अनुसार। तो यहाँ पर यदि हम एंगस्ट्रॉम के बारे में निकालें तो सबसे छोटा ट्रांजिशन स्टेट ये रहा, सबसे बड़ा ट्रांजिशन स्टेट ये वाला रहा। इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहेंगे, इसको हम लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहेंगे। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, ऐसे करते करते लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहेंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का जो वेवलेंथ है ये कितना होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। फिर से हम हाइड्रोजन एटम के बारे में कहेंगे और इस बार n1 बराबर हमारा रहेगा 2 और n2 बराबर क्या रहेगा 3। पहले हम n2 बराबर 3 से 2 पर आते हैं, तो उसके लिए देखते हैं। तो 1 बाई लैम्डा बराबर क्या होगा, r इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, यही है। तो r का मान तो फिक्स है, तो इसके वैल्यू हम नहीं लिखते हैं। z का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z का मान क्या होता है, 1 होता है। z का मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन होते हैं। तो 1 बाई n1 का स्क्वायर, तो 1 बाई n1 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू 1 बाई 3 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। अब एलसीएम लेने आता है तो ठीक है, नहीं तो तिर्यक गुणा करो तो ये हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 4। तो 9 एकम 9 इधर से और इसको 4 से, तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 चौक 36। तो ये कितना हो गया, r इंटू 5 बाई 36, 5 बाई 36। ये किसका मान है, 1 बाई लैम्डा का। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू r। तो 1 बाई r का वैल्यू अभी अभी आपको बताया कि 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 911। तो इस 911 को हम अप्रोक्सीमेटली 910 ले लेते ताकि हमको कटाने में आसानी हो। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, तो 182। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6552 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा 6552 एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं आता है तो करके देख लो। 36 दूनी हो जाएगा अपने पास 72, हासिल 7 और 30 अट्ठे 240 और 6 अट्ठे 48। तो दोनों को जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 288। 288 में 7 जोड़ लो कितना आ जाएगा 295। 29 हासिल दे दो, 36 से कम 36 में 29 जोड़ लो, तो 36 में 29 जोड़ोगे तो 6 9 15 5 हासिल है 3 5 और 1 6 तो 65। तो 65 52 आएगा ही आएगा हमारे पास। तो 65 52 आया हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ एंगस्ट्रॉम का, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ 6552 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और लास्ट लाइन का चेक करें, ऐसे दूसरे का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर n1 बराबर इस बार क्या रखोगे, दूसरी बार में n2 बराबर 4 रखोगे, फिर क्या रखोगे 5 रखोगे, फिर क्या रखोगे 7 रखोगे, ऐसे करते करते कहां तक चलोगे, इनफाइनाइट। तो लास्ट लाइन में निकाल रहा हूं, तो n1 बराबर रहेगा 2 और n2 बराबर क्या रहेगा इनफाइनाइट। तो क्या होगा, तो 1 बाई लैम्डा बराबर r और ये हो जाएगा 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 का था 1 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 होता है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर लिखने कोई फायदा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई r। तो r का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, तो ये होता है 911 एंगस्ट्रॉम 1 बाई r का। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 नियम 36। तो ये कितना है 3644 एंगस्ट्रॉम। लास्ट लाइन का कितना है 3644 एंगस्ट्रॉम। तो देख पा रहे हैं कि जहां से हमारा लाइमर लाइन खत्म हो रहा था, कितने में खत्म हो रहा था वो 3640 कुछ आया था ना, 3640 कुछ आया था ना, तो वहां पर खत्म हो रहा है। तो ये वहीं से शुरू हो रहा है और खत्म कहां पर हो रहा है, तो 6552 एंगस्ट्रॉम पे। तो इसका जो सीरीज है ये कहां से कहां हो रहा है, तो 3644 एंगस्ट्रॉम से शुरू होकर के 6552 एंगस्ट्रॉम पर क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। इसका जो वेवलेंथ का जो क्रम है ये कितना है, ये है 3644 एंगस्ट्रॉम से 655 एंगस्ट्रॉम। क्या ये भी हमको दिखाई देंगे, हाँ इसका थोड़ा सा रंग हमको दिखाई देगा, मतलब बीच का रंग दिखाई देगा, है ना, यहाँ से मतलब कह सकते हो कि शुरू हुआ है देखने का। तो ये इंफ्रारेड का रीजन होता है, वो यूवी लाइट का रीजन होता है, ये इंफ्रारेड का रीजन होता है। चलो नोट करो, फिर अगला देखेंगे। लाइमन और बामर सीरीज के बारे में देख लिया, अब हम पूरे स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं। ऐसे और भी स्पेक्ट्रम थे जिनके बारे में जानकारी आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम क्या कर लेते हैं, उस पूरे डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास था ये 1 वाला लाइन, ये हमारा 2 वाला लाइन
ये मान लेते हैं 3 वाला लाइन, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ऐसे करते 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 हम कहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसे करते 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 हम इनफाइनाइट तक पहुँचे। ये हमारा 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट तक पहुँचे। अब हमने कहा कि यदि हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो यदि n1 बराबर 1 पर टच करे, यानी कि 2 से 1 पे टच करे, 3 से 1 पे टच करे, 4 से 1 पे टच करे, 5 से 1 में गिरे, 6 से 1 में गिरे, 7 से, 8 से, ऐसी लास्ट इनफाइनाइट से आप जब 1 पे गिरोगे तो इस प्रकार की श्रेणी को हमने क्या नाम दिया था, लाइमन सीरीज कहा था। हमने इसको क्या कहा था, लाइमन सीरीज कहा था, यानी कि लाइमन श्रेणी करके हमने इनका नामकरण किया था। क्या कहा था इनको, अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पर। तो ये क्या था हमारा, लाइमन श्रेणी था, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। अब लाइमन सीरीज में क्या हो रहा था कि ये हमेशा किस पर टच कर रहा था, n1 बराबर 1 पर टच कर रहा था। तो इसका जो स्पेक्ट्रल लाइन था, स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेवलेंथ था, ये कितने से कितना था, तो 911 एंगस्ट्रॉम से लेकर 16 एंगस्ट्रॉम। 911 एंगस्ट्रॉम सबसे छोटा था, 12-16 सबसे क्या था, बड़ा था। हमारा लॉन्गेस्ट कौन था, 12-16, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन था, 911 एंगस्ट्रॉम। ये जो रीजन है इसमें हमको कोई भी वेव हमको दिखाई नहीं देगी, यानी कि इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम है ये हमको दिखाई नहीं देती। हमारा जो विजिबल रेंज होता है, यानी कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है, ये होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। ये होता है विबग्योर वाला रीजन। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये सब वाला आता है, जिसको आप लोग हिंदी में बैजानी हप्पी नाला भी कहते हैं, बैजानी हप्पी नाला ऐसा करके कहते हैं। ये वाला स्थिति है। तो n1 बराबर यदि 1 हुआ तो हम हमेशा क्या कहेंगे, उसको लाइमन श्रेणी कहेंगे। लाइमन श्रेणी में जो रहता है उसको हम यूवी लाइट कहते हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये इन्हीं के बीच का होता है। पराबैंगनी किरणों का जो तरंग दैर्ध्य है ये इन्हीं का होता है, यानी कि यूवी लाइट्स कहते हैं इसको, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, है ना। अब ऐसे ये n1 बराबर 2 पर टच किए, n1 बराबर कहां पर टच किया, 2 पर टच किया, ऐसे 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 2 से मतलब 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, 7 से 2 में, 8 से 2 और 9 से 2 में गिरे। ऐसे इनफाइनाइट से जब हम 2 में गिरेंगे तो इस प्रकार की श्रेणी को हमने क्या नाम दिया था, तो इस प्रकार की श्रेणी को हमने क्या नाम दिया था, बाल्मर सीरीज, यानी कि बाल्मर लाइंस कहा था, बाल्मर सीरीज कहा था इसको, आपने बाल्मर श्रेणी कहा था। और इसके लिए आपने बताया था कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होता है बताइए, बताया था ना, 3644 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना होता है ये हमारा, तो 6552 एंगस्ट्रॉम होता है। 36 क्या कितना था, 3644 एंगस्ट्रॉम से 6552 एंगस्ट्रॉम। ये कहीं ना कहीं हमारे दृश्य स्पेक्ट्रम के रेंज में आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे किसके रेंज में आ रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के। कहीं ना कहीं ये 4000 से 6000 का बीच है, तो मतलब कहीं ना कहीं दृश्य स्पेक्ट्रम के रेंज में आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा जो रेंज है ये किसका है, दृश्य स्पेक्ट्रम का। किसका, दृश्य स्पेक्ट्रम का, विजिबल स्पेक्ट्रम का, विजिबल स्पेक्ट्रम का ये रेंज है, विजिबल स्पेक्ट्रम का ये रेंज है। इसको हमने बाल्मर सीरीज कहा था। ऐसे ही जब हमारा जो लाइन है वो कहां पर टच करे, 3 पर टच करे, 4 से 3 पे, 5 से 3 में, 6 से 3 में, 7 से 3 में, 8 से 3 में, ऐसे करते करते n बराबर इनफाइनाइट से जब 3 पे टच करेगा तो इस श्रेणी को हम पाश्चल श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाश्चल श्रेणी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पाश्चल श्रेणी कहते हैं। और ये जो रेंज होता है इसका आप कैलकुलेट कर लेना, मेरे को ये याद नहीं है ना, ये आप कैलकुलेट कर लेना, वो फार्मूले में रख करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये याद नहीं है मेरे को, ठीक। तो ये हमारा क्या है, पाश्चल श्रेणी होता है। और ये जो होता है इसका जो रेंज होता है ये हमारे लघु अवरक्त तरंग का होता है, लघु अवरक्त तरंगों का होता है, और लघु अवरक्त तरंगों का होता है, लघु अवरक्त तरंग, ठीक। ऐसे ही अगला चलेंगे तो क्या होगा, 4 पे टच करेगा, ऐसे 4 पे गिरेगा ये, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये, 4 पे टच करेगा। तो इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, इस श्रेणी को हम कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक। और ये दीर्घ अवरक्त तरंग में आता है। ये किसका रेंज है, इसका दीर्घ अवरक्त तरंग, इधर लिख लेते हैं, दीर्घ अवरक्त तरंग,
दीर्घ अवरक्त तरंग। ठीक, ऐसे नेक्स्ट आएगा n बराबर 5 पर टच करेगा, n बराबर किस पर टच करेगा 5 पे, ऐसे 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 सो ऑन चलता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं फुंड श्रेणी, इसको हम क्या कहते हैं फुंड श्रेणी। और ये होता है हमारा दीर्घ अवरक्त तरंगों का, और ये सब चीज चलते रहते हैं इनका। ठीक, ऐसे ही और आगे चलोगे तो और श्रेणी आएगा। तो इस प्रकार जो है हमारा स्पेक्ट्रल लाइन खत्म होता है। अब हमको यदि हमको कहा जाएगा कि इसमें एक नया चीज होता है कि हमको यदि पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन, या आपको कहेगा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप कैसे बताओगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन गणना करने के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला है। जैसे कि हमको कहेगा कि n1 बराबर 1 टच किया, n2 बराबर 4 से, तो कितने ट्रांजिशन लाइन है। तो हमारे पास ऐसे 4 लाइन होंगे, 1 2 3 4, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, 4 का। अब इलेक्ट्रॉन चाहे तो 2 से मतलब 2 से 1 में जा सकता है, या चाहे तो 3 से 1 में आ सकता है, या डायरेक्ट 4 से 1 में आ सकता है, या पहले 4 से 3 में आएगा, फिर 3 से 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आएगा, या हो सकता है पहले वो 4 से 2 में चला जाए, फिर 2 से 1 में आ जाए। ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे लाइन आएंगे, है ना। तो हम इसको यदि गिनना चाहें, हम इसको यदि क्या करना चाहें गिनना चाहें, तो क्या होगा कि जो न्यू होगा उसी को बस हम क्या करेंगे गिनेंगे। 4 से 3 में आ गया, फिर 3 से 2 में आ गया, ऐसे करते करते, या फिर ऐसे आ गया डायरेक्ट। तो इस प्रकार हम स्पेक्ट्रल लाइन को क्या करेंगे गिनेंगे। तो ये हम गिन ले, 2 से 1 को 1, 3 से 1 2, 4 से 3 में गया 3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने इसको नहीं गिना है, तो इसको हम गिन लेते हैं 4। अब यहाँ से यहाँ को हमने गिना है क्या, नहीं, तो इसको भी गिन लेते हैं 5। अब यहाँ से यहाँ को आपने गिन लिया है, ये देखो, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ को देखिए, इसको भी हमने काउंट नहीं किया, इसको भी आप काउंट कर लीजिए, तो कितना हो गया हमारे पास 6। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने में बहुत समय लगा देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का एक हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम आप नोट कर लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन, ये किसके बराबर होता है, तो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। अब यदि हमसे यही क्वेश्चन कहता है कि n2 बराबर यदि 4 से वो 1 में गिर रहा है, 4 हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे कक्षक से पहले कक्षक में पहुंच रहा है, तो उसके द्वारा कितना ज्यादा ट्रांजिशन लाइन बनाया होगा। तो n2 बराबर 4 रख दीजिए, 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगला हम इसके बारे में चर्चा करेंगे डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के बारे में, अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा क्या कहा था कि पूरा जो हमारा बोर का मॉडल है ये फेल हो जाता है। बोर का मॉडल क्या हो जाता है यहाँ पर से फेल हो जाता है। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, आगे इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।